स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास के सिविक्स की पहली चैप्टर हम देखने जा रहे हैं और वो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। चैप्टर के नाम से ही ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम डेमोक्रेसी को समझेंगे और डेमोक्रेसी ही क्यों, इस चीज को जानेंगे। आपको एक बात बेसिकली बता दी जाए कि डेमोक्रेसी ये एक ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड, ठीक। अब डेमोक्रेसी जो है ये दो वर्ड्स के जुड़ने से बना है। डेमोस, ठीक है, डेमोस, डेमोस का मतलब है द पीपल, और क्रातोस इसका मतलब हो जाता है रूल। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द रूल ऑफ पीपल, द रूल ऑफ पीपल। चलिए अब हम डेमोक्रेसी को देखते हैं और जानते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है। देखिए, आज समझते हैं इस चैप्टर को, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र क्या है और प्रजातंत्र क्यों चाहिए, बड़ा वाइटल क्वेश्चन है। देखिए, दो तरह की सरकारें दुनिया में हैं, या तो डेमोक्रेसी की या डिक्टेटरशिप की। डेमोक्रेसी आपको अभी भी बताया कि ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बना है, एक डेमोस से, एक क्रातोस से। डेमोस का मतलब द पीपुल, क्रातोस का मतलब रूल। तो फुल डिफिनेशन आप बना सकते हैं द रूल ऑफ पीपल। या पॉलिटिकली अगर एक डिफिनेशन बनाएं तो इसको ऐसे कहेंगे कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल एज दे इलेक्ट दियर रूलर्स बाय वोटिंग फॉर देम बाय ए मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। मतलब तीन चार चीजें इसमें याद रखनी है कि पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, सत्ता लोगों के हाथ में है, क्योंकि लोग ही अपने रूलर्स को चुनते हैं। और चुनने का तरीका क्या है, वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, इलेक्शन में वोटिंग के जरिए। गौर करिएगा, अगर लोग रूलर्स को चूज करते हैं तो उन्हें उन रूलर्स को हटाने का भी अधिकार है। If those rulers are not working properly according to the wish of people, they can remove them, of course, by the same means of election. इसी इलेक्शन के जरिए वो उनको हटा भी सकते हैं, अगले चुनाव में उनके जगह किसी और को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जब डिक्टेटरशिप की बात होगी तो ये क्या है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट की ही एक फॉर्म है। अच्छा, कैसी गवर्नमेंट की फॉर्म है, इन विच पावर इज कंसेंट्रेटेड in a dictator or a group that govern over the country। अब समझने की कोशिश करिएगा, यहां पावर पीपुल के हाथ में है क्योंकि पीपुल रूलर को चूज करते हैं। और डिक्टेटरशिप में क्या है कि पावर कंसंट्रेट है एक डिक्टेटर में, मतलब एक आदमी में, या फिर कहीं कहीं एक ग्रुप में, कुछ लोगों के ग्रुप में, जो कंट्री के ऊपर गवर्न करते हैं। देखिए, दुनिया की पॉपुलेशन का 75% जो है वो आज के डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है। तो इसमें
ये बात तो क्लियर ही है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती तो दुनिया के पूरी पॉपुलेशन का 75% आज के डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के फीचर्स की। देखिए, अगर डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात करें तो 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल एंड decisions by elected लीडर्स। एक तो ये बात हो गई कि सरकार लोगों की इच्छाओं पर डिपेंड करती है और डिसीजन जो लिए जाते हैं वो चुने हुए लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा जो है वो फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। और तीसरी जो डेमोक्रेसी की फीचर है वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर व्यक्ति के पास एक वोट और हर वोट का बराबर का वैल्यू। और चौथी और अंतिम फीचर की जब बात करेंगे तो वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो 4 फीचर्स मैंने बताए। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल एंड डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सरकार लोगों की इच्छा पर बेस करती है और डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि इलेक्शन फ्री और फेयर होनी चाहिए। कहीं पर कोई मसल पावर या मनी का इनका पावर नहीं दिखना चाहिए। तीसरा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, हर व्यक्ति के पास एक वोट है और हर वोट की वैल्यू बराबर होती है डेमोक्रेसी में। और चौथा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि कानून का शासन और हर व्यक्ति के अधिकारों को सम्मान। ये 4 डेमोक्रेसी के फीचर हैं जो डेमोक्रेसी को दुनिया की बेहतरीन गवर्नमेंट बनाती है, डिक्टेटरशिप से कहीं बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है। चलिए आज हम पहले फीचर की ही बात सबसे पहले कर लें। और पहला फीचर क्या था? पहला फीचर आपका था कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विल ऑफ पीपल एंड डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखिए, मैं क्लियर इस बात को आपके सामने कर दूं कि इन डेमोक्रेसी में द विल ऑफ पीपल इज वेरी वाइटल। वॉट एवर डिसीजन इज टेकन बाय गवर्नमेंट, वॉट एवर पॉलिसी इज मेड बाय गवर्नमेंट, the will, wishes and demand of people is always taken into consideration. The wishes of people are never ignored in a democratic गवर्नमेंट। वाई? इसका कारण क्या है? लोगों की इच्छाओं का कभी इग्नोरेंस नहीं किया जाता। लोगों की इच्छाओं के हिसाब से ही सरकार काम करती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल ही वो है जिनके पास ये ऑथोरिटी है कि वो गवर्नमेंट को बना सकें। बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शन दे यूज्ड टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। तो नेचुरल है कि पीपल के पास ये ऑथोरिटी है कि वो सरकार बना सके और सरकार को बदल सके। इसलिए डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि लोगों की विशेष का ख्याल रखा जाए, चाहे वो पॉलिसी बनाने की बात हो, रूल बनाने की बात हो, लॉ बनाने की बात हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑल द पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ऑल द डिसीजंस, जितनी भी डिसीजंस ली जाती हैं, ऑल आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
ये सब के सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं। सब इलेक्टेड, जो लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं वो लोग डिसीजंस लेते हैं। कोई ऐसा आदमी जिसको लोगों ने नहीं चुना है वो डिसीजंस नहीं लेता। लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन वहीं अगर जरा सी बात हम लोग डिक्टेटरशिप की कर देना तो डिक्टेटरशिप में इसके ठीक उलट, बात हो जाती है। पॉलिसीज एंड लॉ डिसीजंस आर टेकन इन डिक्टेटरशिप एज वेल, बट दोज आर नॉट टेकन, ये सब नहीं लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ पीपुल। लोगों के विशेस के हिसाब से नहीं लिए जाते, लोगों की इच्छाओं के हिसाब से नहीं लिए जाते। लोगों की इच्छाओं का इसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता। और सबसे बड़ी बात कि डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। डिक्टेटर्स आर नॉट दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये तो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है जो कि डिसीजन लिया करता है, जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। अब जरा सा इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कंट्री की, आपके पड़ोस में ही है, उसकी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की बात करें और हम चलते हैं 2002 के अगस्त महीने में। आपको ध्यान पर होगा कि 1998 में कारगिल वार हुई थी और कारगिल वार के कुछ समय बाद पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की थी उसको पावर से हटाकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था और अपनी एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर ली थी। खैर, 2002 में के अगस्त में परवेज मुशर्रफ जो पावर में आए थे, एक मिलिट्री कू के जरिए, देखिएगा स्पेलिंग COURP लिखते हैं लेकिन पढ़ते कू हैं। कू मतलब होता है विद्रोह। एक मिलिट्री विद्रोह के जरिए पावर में आए थे। इन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये इन्होंने इशू किया। आप कहेंगे इस ऑर्डर का फायदा क्या मिला? इस ऑर्डर से फायदा यह मिला कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई कि वो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जो चुने हुए लोगों की असेंबली है, जिसको लोगों ने चुनकर बनाया है, उसको डिसमिस कर सके। गौर करिएगा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो परवेज मुशर्रफ हैं, जो इलेक्टेड पर्सन नहीं है, उनके पास ये पावर आ गया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो इलेक्टेड लोगों का ग्रुप था उसको डिसमिस कर सकें। साथ में इसमें एक बात और थी कि जो कैबिनेट होगी पाकिस्तान की, कैबिनेट आप समझते हैं कि कैबिनेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं दैट यूज टू टेक डिसीजन फॉर द कंट्री, जो देश के लिए डिसीजन लेता है। जो भी कैबिनेट होगी उस कैबिनेट के वर्क को और डिसीजन को सुपरवाइज किया जाएगा। ठीक है, कैबिनेट के वर्क को सुपरवाइज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुपरवाइज कौन करेगा, यह जरा सोचने की बात है। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार इसे सुपरवाइज करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कौन लोग हैं? तो इसमें मैक्सिमम मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। अब गौर करिए, मिलिट्री ऑफिसर्स तो इलेक्टेड नहीं होते। अब व्हेन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर गॉट पास, जब ये पास हो गया तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन हुई और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। लेकिन क्या हम इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर, एंड all the decisions are being supervised by National Security Council, which is not an elected body.
तो इस हिसाब से 2002 में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक तो नहीं कहेंगे, उसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए दो बातें, जो पहला फीचर है उसकी दो बातें होनी जरूरी है। सबसे पहली बात कि decisions will be taken according to the wish of people। एक बात ये होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या होनी जरूरी है कि decisions by elected लीडर्स, जो भी डिसीजन लिए जाएं वो इलेक्टेड लीडर्स के जरिए लिए जाए। तो 2002 की पाकिस्तान की सरकार को हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नेशनल असेंबली को डिसमिस करने का पावर आ गया। तो वो ऐसे पर्सन हो गए जिनके पास फाइनल डिसीजन लेने की ऑथोरिटी थी। इवन नेशनल असेंबली में जो मिनिस्टर्स थे, जिनकी एक कैबिनेट थी, उसके वर्क और डिसीजन को सुपरवाइज करने की पावर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास आया। जो मिलिट्री ऑफिसर्स का ग्रुप था वो भी नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे। इस कारण से पाकिस्तान की 2002 की सरकार जो है वो 100% एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये तो पहले फीचर की बात हुई। अगर कोई ऐसी सरकार है जो कि बेसिकली लोगों की विशेस पर काम नहीं करती है, लोगों की विल पर काम नहीं करती है और इलेक्टेड मेंबर डिसीजन नहीं लेते हैं, तो वैसी सरकार को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही कहा जाता है। आप अपने देश की सरकार देखिए, यहां जो भी डिसीजन लिए जाते हैं लोगों के विशेस और विल पर लिए जाते हैं। और जितने भी पर्सन्स हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, वो सब के सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इसलिए हमारे देश की सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एक सेकंड फीचर की बात कर लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए, डेमोक्रेसी में इसकी भी काफी आवश्यकता है। इलेक्शन हो, रेगुलर हो, फ्री हो और फेयर हो। देखिए, ओनली होल्डिंग, अब कोई कंट्री 5 साल पे, कोई कंट्री 4 साल पे, कोई कंट्री 6 साल पे इलेक्शन करवाते हैं। तो क्या इलेक्शन करवाने से ही सरकार, ऐसी सरकार बन जाएगी जिसको डेमोक्रेटिक कह सकते? नहीं। ओनली होल्डिंग इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल कैन नॉट मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रेगुलर इंटरवल पे आप केवल इलेक्शन करते रहिए। ओनली होल्डिंग इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। अगर रेगुलर इंटरवल जो 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उस पर इलेक्शन करवाते रहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई। डेमोक्रेटिक होने के लिए यह जरूरी है कि दीज इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ये इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए। कहीं कोई मशल पावर या फिर पैसे का खेल, मनी पावर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए आपके एक पड़ोसी देश की बात और कर लेते हैं, चाइना की। चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है और आपको मैं बता दूं कि चाइना में हर एक 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं। चाइना की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को कहते हैं क्वांगो, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, रेनमिन दाइबियो दोई। क्वांगो रेनमिन दाइबियो दोई, ये नाम है चाइना की पार्लियामेंट का। चलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं क्वांगो रेनमिन दाइबियो दोई, या फिर इसे हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कह सकते हैं। अब गौर करके देखिए, ये जो नेशनल पीपुल कांग्रेस जो होती है, इस नेशनल पीपुल कांग्रेस में पूरे कितने मेंबर्स होते हैं, जरा इसको समझिए। इसमें 3000 मेंबर्स होते हैं जो कंट्री के डिफरेंट एरिया से इलेक्टेड होते हैं। कुछ तो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से इलेक्टेड होते हैं, डिफरेंट पार्ट से, और कुछ जो है वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं।
इन 3000 मेंबर्स के पास ये ऑथोरिटी है कि ये चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करें। यही लोग चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम भी करते हैं। तो इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको एक बात बता दूं कि चाइना में जिस पार्टी का रूल है उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये पार्टी वहां रूल कर रही है। एक सबसे कमाल की बात है कि इन द इलेक्शन नो पार्टी कैन कॉन्टेक्ट अदर देन कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दूसरी पार्टी लड़ ही नहीं सकती कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, ठीक है। या फिर इस कम्युनिस्ट पार्टी के 8 एलाइड स्मॉलर पार्टीज हैं, ठीक है। उनके मेंबर्स के अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। इलेक्शन लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या उनके 8 एलाइड स्मॉलर पार्टीज का मेंबर होना चाहिए, या इनसे परमिशन मिलना चाहिए, तभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आप ये सोचिए, क्या ऐसी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगी जहां एक पार्टी का इतना वर्चस्व है कि कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती? इलेक्शन लड़ने के लिए भी उस पार्टी से हमें अप्रूवल लेना होगा। तो जब ऐसी स्थिति है तो क्या हम चाइना को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? नहीं, चाइना को कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने के लिए चाइना में फ्री और फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। बात समझ गए यहां तक? तो आज 2 फीचर्स की बात हुई। इसके बाद हम लोग आगे के 2 फीचर्स की बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से ज्यादा बेहतर गवर्नमेंट है।